हेलो दोस्तों, कल हम मगध काल पढ़ा चुके हैं। तो आज मगध काल में ही हर्यक वंश स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हर्यक वंश स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक चला। इसमें बिंबिसार 544 ईस्वी में राजा बने और 492 ईस्वी पूर्व में तक रहे। इस वंश की स्थापना हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह की नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार का प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चलन्ना थी। चलन्ना लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। अब अजातशत्रु को देख लेते हैं। अजातशत्रु 492 ईस्वी से 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक रहा। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। उदयन 460 ईस्वी से 444 ईस्वी पूर्व तक शासक रहा। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र गंगा सोन गंडक के संगम पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक बना। इस वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहते हैं। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व तक।
शिशुनाग ने हर्यक वंश को की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स कौशाम्बी को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गया। कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। कालाशोक की मृत्यु बाद में उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश की अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन 344 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व। महापद्मनंद ने 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया। महापद्मनंद ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। महापद्मनंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अब तक 321 ईस्वी पूर्व तक के काल को मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद ने के समय हुआ था। कलिंग विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध साम्राज्य महापद्मनंद था। व्याकरण के महान कवि व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय यूनानी आक्रमण सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश का पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुआ। तो चलिए मौर्य वंश भी देख लेते हैं। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो 321 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की।
प्लूटार्क एवं एरिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह उसकी पुत्री हेलेना से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरब में बंगाल तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो है चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईस्वी पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति यानी कि संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिया। तो चलिए आज का सेवा समाप्त हुआ। कल फिर से आगे हम मौर्य वंश का आगे पढ़ेंगे।